नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केमिस्ट्री जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जिसका भी 19 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो आप सभी से पूरा कंप्लीट करके जाइएगा जिसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रबल संभावना है कि पेपर में प्रश्न आएगा और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है वो भी इसे पूरा कंप्लीट कर ही लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते, सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या होता है, आने वाला समय में वो खत्म हो जाए, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सभी क्या है आने वाला समय में खत्म हो जाता है। जैसे कोयला है, कोयला क्या है एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जबकि जंगल, हवा, जल और उसके बाद सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार भाटा, ये सभी आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, कोयला जो है कि जलने के बाद क्या उत्पन्न करता है, CO2 उत्पन्न करता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है। देखिए, सबसे अधिक सक्रिय धातु की बात किया जाए ना तो ये आपका ऑप्शन के हिसाब से रिबिडियम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। हालांकि सबसे ज़्यादा सक्रिय जो होता है वो सीजियम होता है, अभी हम आपको बताते हैं सीजियम होता है। देखिए, इसका अगर सक्रियता देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका सीजियम का होता है, उसके बाद कह सकते हैं उसके बाद जो होता है वो आपका रेबिडियम का होता है, उसके बाद आप याद रखिएगा जो पोटासियम होता है इसका होता है, उसके बाद जो है कि आपका सोडियम का होता है, उसके बाद जो है कि लिथियम का होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझ गए आप सभी। उसके बाद आपका लिथियम का होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पर रेबिडियम की तरफ जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आपसे। बात समझ गए आप सभी। पोटासियम की बात किया जाए तो सोडियम से ज़्यादा सक्रिय होता है पोटासियम, याद रखिएगा आपसे। बात समझ गए आप सभी। आपका जो लिथियम है यह आपका हल्की धातु होता है और ये क्षारीय धातु है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि फ्रिज के बाहर भी गर्म भोजन का गंध डैश प्रक्रिया के कारण आता है। फ्रिज के बाहर भी गर्म भोजन का गंध किसके कारण से आता है, विसरण के कारण से आता है, याद रखिएगा आप सभी। विसरण के कारण से आता है। अगर वाष्पीकरण की बात किया जाए तो द्रव अगर डायरेक्ट वो गैस में बदल जाए ना तो वही आपका वाष्पीकरण होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऊर्ध्वापातन की बात किया जाए तो ठोस अगर डायरेक्ट गैस में बदल जाता है तो वो आपको ऊर्ध्वापातन होता है। और विसरण की बात किया जाए तो कोई भी कह सकते हैं कि गैस अगर फैलने लगेगा तो वो महकने लगता है, याद रखिएगा। विसरण मतलब फैलना हो जाता है, तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि कोशिकाएं आमतौर पर किस पर कार्य करती हैं। तो देखिए, कोशिका आमतौर पर जो है यह तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। पाचन तंत्र में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तंत्रिका तंत्र की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र की। जबकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग अंडे की सबसे लंबी कोशिका होता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से एक निश्चित गहराई निम्नलिखित में से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका समुद्र की पानी में द्रव में सबसे अधिक जो है कि आपका दाब होगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर अगर पानी की घनत्व की बात किया जाए कि समुद्र में पानी का घनत्व कितना होता है तो 1030 kg प्रति मीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा आप सभी। और वही स्वच्छ जल में बात किया जाए तो यहाँ पर आपका 1000 kg मीटर क्यूब होता है, 1000 kg मीटर प्रति kg मीटर क्यूब होता है। अल्कोहल का घनत्व देखिएगा तो आपका जल से कम होता है अल्कोहल का घनत्व, और पेट्रोलियम का भी घनत्व क्या होता है, जल से कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 6 है कि यौगिक जिनमें अनुगुण समान किंतु संरचना सूत्र अलग होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम सभी समाअवयवी के नाम से जानते हैं, सी राइट आंसर होगा, ध्यान देंगे आप सभी। अच्छा, समस्थानिक क्या होता है तो याद रखिएगा, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। क्या बताएं, समस्थानिक किसे कहा जाता है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, उसे हम सभी क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है तो 3 समस्थानिक होता है। पहला होता है प्रोटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम और तीसरा होता है आपका ट्रिटियम, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है।
देखिए राइबोसोम जो है ये आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्र स्थल है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। जैसे कि अगर आप सभी कोशिका देखिएगा तो इसी में आपको केंद्रक देखने के लिए मिलता है, इसी में आपका राइबोसोम होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका में जो खोरदरी होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसी में आपका क्या होता है, लाइसोसोम पाया जाता है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जिसे हम पावर हाउस कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। बात समझ गए आप सभी। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, ऊर्जा को संग्रहित करना होता है, जो कि एटीपी के रूप में करता है। अगला क्वेश्चन है कि कृमि खाद जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं निम्नलिखित में से किस कृमि कीड़े का उपयोग करके बनाया जाता है। तो देखिए वर्मी कंपोस्ट जो है ये आपका केचुआ से बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। वर्मी कंपोस्ट केचुआ से बनाया जाता है। अगर वहीं पर बात किया जाए कि सोल कृमि क्या है, तो जल में पाए जाने वाला परजीवी होता है। और उसके बाद हुक कृमि क्या है, तो हुक कृमि मानव की आंत में पाए जाने वाला परजीवी है। तो ये सभी आपका परजीवी ही होता है। और कृमि जो होता है खाद बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। और केचुआ जैविक अपशिष्ट खाद बनाने के लिए प्रसिद्ध है आपका, कौन, केचुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरिसेला वायरस से होता है। चिकन फॉक्स जो है फ्रेंड ये वेरिसेला वायरस से होता है, याद रखिएगा आप सभी। वायरस की यहाँ पर बात किया गया है। अच्छा, चिकन फॉक्स का लक्षण क्या क्या देखने के लिए मिलता है आप सभी को, तो आपको बुखार, शरीर पर जो कि फोफले तरह जो कि उग जाना, ये आपका प्रमुख चिकन फॉक्स का उदाहरण है। उसके बाद डेंगू जो है ये आपका एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। और खांसी जो है आपका विभिन्न बैक्टीरिया या वायरस से होता है खांसी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा लेंस अपवर्ती लेंस भी कहलाता है। तो कौन सा लेंस को हमसे अपवर्ती लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपवर्ती लेंस कहा जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। जो उत्तल लेंस होता है उसे अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, जो प्रकाश किरणों को केंद्र की ओर मोड़ता है। उत्तल लेंस क्या करता है, जो प्रकाश की किरण होता है उसको केंद्र की ओर मोड़ता है। वहीं अवतल लेंस की बात किया जाए तो ये आपका अपवर्ती लेंस होता है और ये किरण को बाहर की ओर मोड़ता है, याद रखिएगा। किरण को बाहर की ओर अवतल लेंस मोड़ता है। बात समझ गए आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विटेकर, इसको कीजिएगा, हिटलर नहीं होगा। विटेकर की प्रस्तुत वर्गीकरण या वर्गीकृत जगत के अंतर्गत क्या क्या है, तो इसके अंतर्गत प्लांटी और एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये सभी इसी के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो ये सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मोनेरा की बात किया जाए तो मोनेरा में आप सभी का एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव आता है। जैसे इसका उदाहरण होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है यह आपका मोनेरा जगत का उदाहरण है। अगर वहीं प्रोटिस्टा की बात किया जाए, प्रोटिस्टा की अगर बात किया जाए, अगर वहीं प्रोटिस्टा की बात किया जाए तो इसमें एक कोशिकीय जीव होता है और यूकैरियोटिक जीव होता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। जैसे कि अमीबा इसका प्रमुख उदाहरण है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए कि फंजाई, इसके अंतर्गत आपका खमीर आता है, फंजाई के अंतर्गत खमीर। जैसे कि ये आपका एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होता है। और प्लांटी जो होता है ना, प्लांटी आपका बहुकोशिकीय होता है, स्वपोषी होता है। इसके प्रमुख उदाहरण जैसे पेड़ पौधे हो गए। और उसके बाद एनिमिलिया के अंतर्गत क्या आता है, एनिमिलिया बहुकोशिकीय होता है, परपोषी होता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि मानव हो गया, पशु हो गया, ये सभी आपका एनिमिलिया के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हीलियम परमाणु के एल कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन होते, याद रखिएगा। देखिए हीलियम की परमाणु संख्या की बात किया जाए ना, सॉरी परमाणु क्रमांक की बात किया जाए तो परमाणु क्रमांक 2 होता है। अर्थात इसमें बात किया जाए तो 2 इसमें प्रोटॉन पाया जाता है, आपका 2 प्रोटॉन होता है और 2 आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। पर एल कक्षा में बात किया जाए तो 0 इलेक्ट्रॉन इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि पेड़ पौधे की विकास, पेड़ पौधे की विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है पेड़ पौधे की विकास के लिए, याद रखिएगा आप सभी। प्रकाश संश्लेषण की अगर बात किया जाए, फोटोसिंथेसिस की बात किया जाए, तो आप सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस करता है कौन, पेड़ पौधे, याद रखिएगा। और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी कि CO2 छोड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी। अच्छा, वातावरण में CO2 की मात्रा कितना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कई बार आयोग क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होगा। देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं आप इस सेशन को ज़रूर लाइक करते चलिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो सेशन को लाइक करके आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी साइड में आपको चैनल सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो जब किसी वस्तु को हवा की ओर ऊपर फेंका जाता है तो इसका पथ जो होता है परवलय के आकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश के द्वारा होती है। देखिए एड्स जो है HIV वायरस का नाम सुने होंगे, ये एड्स से ही संबंधित है और ये आपका एक विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और एड्स रोग जो है शारीरिक संपर्क के कारण भी फैलता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत का अच्छा चालक सबसे चांदी हो जाएगा, याद रखिएगा। चांदी महंगा होने के कारण हम सभी तांबा का प्रयोग करते हैं, ध्यान देंगे आप सभी। लकड़ी विद्युत का कुचालक होता है, प्लास्टिक भी आपका विद्युत का कुचालक है। कार्बन की बात किया जाए तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है जो अर्धचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर वहीं पर जूल की बात किया जाए तो जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, प्लस में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बात समझ गया आप सभी। न्यूटन जो है बल का मात्रक है और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लोहे पर जंग लग जाने पर इनमें से कौन सी यौगिक बनता है। लोहे पर जब जंग लग जाता है तो इनमें से कौन सा यौगिक बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, Fe2O3 × H2O बनता है, ध्यान दीजिएगा। जिसे हमसे क्या कहते हैं, हाइड्रेटक फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, लिख देते हैं साइड में, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रेटक फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा V = I × R होता है, याद रखिएगा आप सभी। V की बात किया जाए तो ये वोल्टेज को प्रदर्शित करता है, वहीं पर I की बात किया जाए ना, I जो होता है ये धारा को प्रदर्शित करता है, और उसके बाद जो है कि R जो होता है ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। तो यानी कि वोल्टेज बराबर होता है धारा × प्रतिरोध होता है। बात समझ गए आप सभी। वोल्टेज बराबर क्या होता है, धारा × प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गन सिस्टम अस्त्र का संगठन नहीं पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम अस्त्र का संगठन किसमें नहीं पाया जाता है, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपका जो है कि नहीं पाया जाता है, जिसे हम सभी चपटे कृमि के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी कि सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाओं सूक्ष्म जीव है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाओं सूक्ष्म जीव जो है आपका बैक्टीरिया है, याद रखिएगा आप सभी। बैक्टीरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितने अवस्थाओं को ढूंढा था। तो आप जी को कई बार बताएं कि पदार्थ का कितना अवस्था है, 5 अवस्था है पदार्थ का। कौन कौन सा है, तो पहला हो जाएगा द्रव या ठोस का लीजिए, जिसका ठोस का आयतन और कह सकते हैं कि आकार दोनों निश्चित होता है, जबकि द्रव का सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आयतन होता है, आकार नहीं होता है कि किस आकार का द्रव्य होगा। गैस का तो ना आयतन होता है ना ही आकार होता है। तो आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, उसके बाद एक प्लाज्मा होता है, जैसे कि सूर्य में प्लाज्मा पाया जाता है। उसी प्रकार से एक होता है बोस आइंस्टीन संघनन, याद रखिएगा आप सभी, ये 5वां अवस्था है। चौथा प्लाज्मा हो जाएगा। तो याद रखिएगा 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं आप सभी। अगला है कि इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। ये प्रश्न आपका बिहार DLED 2022 में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A और B दोनों, यानी कि MERS और SARS दोनों जो है ये आपको कोरोना वायरस से संबंधित है। अगला है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो जब आपसे फिजिक्स पढ़े होंगे चुंबक के बारे में तो वहाँ आपको पता चला होगा। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताता है। अगला है कि जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाती है, उदाहरण है। तो आपको क्या बताया कि संसार में
अगर कोई वस्तु जिस स्थान पे है उसी स्थान पे रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला गति का नियम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। न्यूटन का ये पहला नियम है कि जब तक कोई वस्तु धरा है, जब तक उसको हम पीछे से बल ना लगाएं तब तक वो उसी अवस्था में रहेगा। तो यहाँ पेड़ को क्या किए, हम अपने बल से उसको हिला दिए, तो वो फल क्या हो गया, नीचे गिर गया है, यानी कि अदर इसमें फोर्स लगा है। तो न्यूटन का पहला नियम होगा। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में पूछा गया है। तो ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। अब यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि कब हुआ था? तो ये याद रखना आप सभी को 3 जून को हुआ था। 3 जून 1992 को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रजाति का उद्भव कहते हैं। एक प्रजाति से दूसरा प्रजाति होगा तो प्रजाति का उद्भव होगा। निम्नलिखित में से कौन एकल संयोजी रेडिकल है? तो देखिए, एकल संयोजी रेडिकल की बात किया जाए तो ये सभी हो जाएगा। क्लोराइड हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और नाइट्रेट, ये सभी एकल संयोजी रेडिकल है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिकी उत्तक माना जाता है? तो ये मृत यांत्रिकी उत्तक की बात किया जाए तो स्क्लेरेनकाइमा को माना जाता है, जो पादप से संबंधित है। याद रखिएगा, पादप से संबंधित ये उत्तक है आपका स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धोवन सोडा का सही सूत्र है? तो यहाँ धोवन सोडा की बात किया गया है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है जी? सोडियम बाई नहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट ही तो होता है। और इसका सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। याद रहेगा आप सभी को, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अगला है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? देखिए, अपसारी लेंस जो कहा जाता है, अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी। और अभिसारी किसको कहा जाता है? अभिसारी, उत्तल को कहा जाता है। देखिए, अवतल लेंस कब लगाया जाता है? जब किसी व्यक्ति को निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसको देखने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि दूर दृष्टि दोष में नहीं, गलत बात, निकट दृष्टि दोष में, क्योंकि उसको निकट की वस्तु दिख रहा है, दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, तो दूर का वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस लगता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो नज़दीक की वस्तु देखने के लिए हम सभी उत्तल लेंस लगाते हैं, अवतल नहीं। अगला है कि मत्स्य पालन के अंतर्गत वह शाखा जिसमें खुले समुद्र या समूह के जल से भरे स्थानों पर समुद्री जीवों का उत्पादन खाद्य या अन्य आवश्यकताओं हेतु किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम सभी मेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मेरिकल्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न पूछा गया है। अगला है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो सिंपल आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं? ऑडोमीटर से मापते हैं। जैसे कि भूकंप को हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं, दूध के घनत्व को लेक्टोमीटर से मापते हैं, उसी प्रकार से जो गाड़ी तय करती है दूरी को, उसको ऑडोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। विद्युत को एम्पियर से मापते हैं। विद्युत परिपथ में प्रभावित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र याद रखिएगा आप, यंत्र कौन सा है? तो यहाँ प्रभावित धारा की माप की यहाँ पर बात किया गया है, तो किससे मापते हैं? एमीटर से। याद रखिएगा आप सभी, प्रभावित धारा यानी कि धारा कितने जा रहा है, इसको किससे मापेंगे? हम सभी एमीटर से मापेंगे। अगला है कि मूलांकर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ क्या कहलाती है? तो जो एक मूलांकर वाला जड़ होता है, जो मजबूत होता है, जो सबसे मेन जड़ होता है, इसके अलावा जो अलग अलग जड़ जो आप भी देखते हैं, उस जड़ को हम किस नाम से जानते हैं? साहसी या अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। याद रखिएगा, साहसी या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं आप सभी। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। अगला है, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो देखिए, एलपीजी में प्रोपेन होता है,
एन ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन, ये सभी होता है आपका एलपीजी में। याद रखेंगे आप सभी, एलपीजी जो घर में यूज करते हैं हम सभी सिलेंडर में। अगला है कि जल प्रदूषण के द्वारा मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो सबसे ज़्यादा यकृत को प्रभावित किया जाता है। देखिएगा, जल में आर्सेनिक अगर अधिक हो जाएगा ना तो बहुत खतरनाक होता है आर्सेनिक, और अगर अधिक होने के बाद इससे क्या होता है, मृत्यु होने की संभावना भी होता है। और बिहार में देखिएगा तो जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर समझिएगा सबसे पहला पॉइंट कि जो मधुर भाषाएं हैं उसे मधुरभाषी कहते हैं, ठीक है। जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी कहा जाता है। जो कुट बोलता है कुटभाषी कहा जाते हैं। जो कम बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, नहीं गलत। जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी कहते हैं, याद रखिएगा। अल्पभाषी, अल्प मतलब होता है कम, याद रखेंगे आप सभी, तो अल्पभाषी कहा जाता है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चंकित होना या अचंकित हो जाना। अगला प्रश्न देखिए, अलंकार से दिया हुआ है, कई बार ये प्रश्न आपको बताए हैं और ये बिहार डीएलएड 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। आपको क्या बताए थे कि इसमें क्या है, शंका होता है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, इसमें पहचान नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं आप सभी को? संदेह हो रहा है, संदेह अलंकार हो जाएगा। आसान है क्योंकि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, यहाँ पर संदेह हो रहा है हमको, तो संदेह अलंकार होगा। आसान प्रश्न था। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, ये तो शुद्ध है। तुम हमेशा फिजूल की बात करती हो, ये भी सही है। आज तुमने नई पोशाक पहनी है, ये भी सही है। कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, ये वाक्य आपका अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो नया है ना, नया नहीं होगा, यहाँ पर नई होगा। याद रखिएगा आप सभी कि कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, खरीदी या खरीदा नहीं, खरीदी, याद रखिएगा आप सभी। तो कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, ये आपका सही होता। अगला है कि व्यंजन भेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए, व्यंजन भेद के अंतर्गत शाब्दिक व्यंजन आता है। कौन सा आता है? शाब्दिक व्यंजन आता है। अगला प्रश्न पर गौर कीजिएगा आप सभी कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो 15 अगर वर्ण हो तो उसे हम सभी मालिनी छंद के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मालिनी छंद कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक आपको अर्थ बताना है जिसमें कि मुख्यार्थ है, लक्षार्थ है और व्यंग्यार्थ है। तो व्यंग्यार्थ कब होता है? जब किसी पे व्यंग कसा जाता है। तो यहाँ पर व्यंग ही कसा गया है कि कोटि मनोज लजावत हो रे, सम्मुख कहूँ ओह ओही तुम्हारी, सुन सम हेमय मंजूली बानी, सकुची सिंह मुँह मुस्कानी। तो इस प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात कह दी कि ये मेरे पति है। जब व्यंग कसा जा रहा था तो सीता संकोच के साथ में मुस्कुरा के बोल दी कि ये मेरे क्या है? पति हैं। तो यहाँ पर आपका व्यंग्यार्थक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? प्रातःकाल घूमना चाहिए, ये वाक्य बिल्कुल आपका शुद्ध है। समाज में अराजकता बढ़ गई है, ये भी आपका वाक्य बिल्कुल सही है। अगला है कि जलसा शीर्षक निबंध अच्छा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कि राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, ये गलत है। सही क्या होगा कि राजा अपने बल पर जीत गया। तो ताकत और बल जो होता है ये एक ही शब्द होता है, तो एक ही शब्द का दो बार प्रयोग नहीं हो सकता, या तो बल या तो ताकत का प्रयोग करना चाहिए। तो राजा अपनी बल पर जीत गया, ये सही होता, ताकत यहाँ पर नहीं होता। बात समझ गए आपसे? बिल्कुल। अगला है कि भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है। अगला है कि जिस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जैसे कनक का नाम सुने होंगे, कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। जैसे बेर का नाम सुने होंगे, तो एक बेर फल होता है जो खाने वाला, और एक बेर समय भी होता है। तो एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है, और ये किस में देखने के लिए मिलता है? यमक अलंकार में होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अगला है कि वनवास में कौन सा समास है? वन में वास, याद रखिएगा आप सभी, वन में वास तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर समास विग्रह कीजिएगा, तो वन में वास, तो जो में आप सभी शब्द देख रहे हैं ना, ये क्या आपका कारक विभक्ति है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तत्पुरुष होगा। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित पदबंध कौन सा होगा?
तो यहाँ पर देखिएगा तो रेखांकित शब्द जो है बहुत सुंदर, यही रेखांकित है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदबंध होगा। तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि बहुत सुंदर जो है ये क्या है, ये आपका सर्वनाम है या विशेषण है या संज्ञा है। तो बहुत सुंदर ये विशेषण शब्द है। अगर किसी की भाव को प्रकट यानी कि सुंदरता के बारे में, गुण दोष के बारे में बताया जाए तो वह आपका विशेषण शब्द होता है। तो यहाँ पर आपका विशेषण पदबंध होगा। अगला है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अन्य प्रधानता होती है, उससे हम सभी क्या कहते हैं। तो अगर दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं हो और किसी तीसरे पद को संबोधित कर रहा हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। बात समझे, कई बार आपको बताए हैं कि उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कृतवाच्य में बदलिए। तो उसने भोजन कर लिया, इसको कृतवाच्य में बदलना है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा कृतवाच्य में कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है गर्व करना। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गे प्लस अक होगा, याद रखिएगा गे प्लस अक। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है कि विभाव के कितने भेद होते हैं। तो देखिए विभाव के 2 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझे आप सभी। और ये 2 भेद कौन सा होता है। तो पहला हो जाएगा आलंबन, आलंबन होता है, और दूसरा आपको याद रखना है कि उद्दीपन होता है, उद्दीपन होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो चलिए आज कितना